चलिए HDFC AMC के स्टॉक को कैंसलिम के नजरिए से देखते हैं। सवाल ये है कि एक निवेशक किसी ग्रोथ स्टॉक को सही तरीके से कैसे परखे। इसका जवाब हो सकता है कैंसलिम। ये एक 7 पॉइंट चेकलिस्ट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है C, यानी करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। कंपनी अभी कैसा कर रही है? HDFC AMC ने Q3 FY26 में मुनाफे में 20% की शानदार बढ़ोतरी दिखाई है। इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन के साथ ये मजबूत ग्रोथ है, तो C पर मिलता है एक टिक। अब है A, यानी एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। मतलब क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर लगातार बढ़ रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 16% की सालाना प्रॉफिट ग्रोथ और बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी, तो A भी पास। अगला है N, यानी कुछ नया, कोई नया प्रोडक्ट, मैनेजमेंट या फिर स्टॉक का नया हाई। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो हैं, पर स्टॉक ने अभी तक कोई नया हाई नहीं बनाया है, इसलिए N पर अभी न्यूट्रल रहना ही ठीक है। एक ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। अब बारी है S की, सप्लाई और डिमांड। क्या इसके शेयरों की मांग मजबूत है? 54 रुपए का फाइनल डिविडेंड मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस और मजबूत कैश फ्लो का संकेत है। और HDFC की ब्रांड वैल्यू के साथ डिमांड फंडामेंटल्स तो सॉलिड लगते हैं। आते हैं L पर, लीडर और लैगर्ड। क्या ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री की लीडर है? मार्केट शेयर हो या प्रॉफिटेबिलिटी, HDFC AMC अपने सेक्टर में एक क्लियर लीडर है, तो जाहिर है L पर भी मिलता है एक बड़ा टिक। अब देखते हैं I, यानी इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। बड़े और स्मार्ट निवेशक क्या कर रहे हैं? लगभग 24% हिस्सेदारी विदेशी संस्थानों के पास है। ये एक बड़ा भरोसा दिखाता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस की इतनी मजबूत बैकिंग है, तो I को भी मिलता है एक टिक। और आखिर में M, मार्केट डायरेक्शन, यानी बाजार का ओवरऑल मूड कैसा है। अभी बाजार में उतार चढ़ाव है और AMC स्टॉक्स पर इसका सीधा असर पड़ता है, तो बाजार की अनिश्चितता की वजह से M पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये रहा हमारा फाइनल कैंसलिम स्कोरकार्ड। तस्वीर अब काफी साफ है। ये एक क्वालिटी कंपाउंडर के प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठता है, मतलब क्वालिटी शानदार है। तो सवाल ये है, क्या एक बेहतरीन कंपनी के लिए सही कीमत का इंतजार करना सही है? आज हम देखेंगे कि बड़ी कंपनियां अपनी कमाई का हिसाब किताब कैसे दिखाती हैं। चलिए समझते हैं। एक बड़ी कंपनी ने अपना सालाना प्रॉफिट बताया है। चलिए इस बड़े नंबर के पीछे की रिपोर्ट को समझते हैं। ये है HDFC एसेट मैनेजमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो 16 अप्रैल 2024 को आया। देखिए, पब्लिक कंपनियों को ये रिजल्ट्स कानूनन दिखाने ही पड़ते हैं। ये बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। तो कंपनी ने पिछले साल कैसा काम किया, चलिए इसका स्कोर कार्ड देखते हैं। कंपनी की ग्रोथ समझने के लिए इस साल के नतीजों को पिछले साल से मिलाते हैं। रिपोर्ट में 2 खास चीजें हैं, टोटल इनकम यानी कंपनी ने कितना कमाया, और टोटल खर्चे, और इन दोनों का फर्क ही है प्रॉफिट। इस साल ये बढ़कर लगभग 2,859 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, ये तो कंपनी के दिए हुए नंबर हैं, पर अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल ये है कि इन नंबरों पर भरोसा कैसे किया जाए। यहीं पर एंट्री होती है ऑडिटर्स की। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इस केस में BSR & Co LLP, आकर सब कुछ वेरीफाई करती है। अपनी पूरी जांच के बाद ऑडिटर्स अपना फैसला सुनाते हैं, और यही है असली मोमेंट ऑफ ट्रूथ। रिपोर्ट में ये लाइन सबसे जरूरी है कि सारे आंकड़े सही और निष्पक्ष यानी ट्रू एंड फेयर हैं। इसे कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब ऑडिटर की तरफ से ये एक क्लीन चिट, भरोसे की पक्की मोहर है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और आंकड़े भी सही हैं, पर इसका शेयर होल्डर्स के लिए क्या मतलब है? बोर्ड ने हर एक शेयर पर 54 रुपए के डिविडेंड यानी मुनाफे के हिस्से की सिफारिश की है। पर यह फाइनल नहीं है, पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही पेमेंट होगी। तो देखिए, ये तीनों चीजें मिलकर पूरी कहानी बताती हैं: अच्छे रिजल्ट्स, क्लीन ऑडिट और इन्वेस्टर्स को इनाम। ये रिपोर्ट एक शानदार तस्वीर पेश करती है, लेकिन एक सवाल बाकी है कि मुनाफे के आगे क्या? अगर हम दिसंबर से अप्रैल के बीच का समय देखें ना, तो HDFC AMC के चार्ट पर एक ऐसा दिन नजर आता है जब अचानक से, मतलब एक ही झटके में 31 लाख शेयर बेचे गए। और तकनीकी चार्ट पर यह कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर हम इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं, तो ये एक ही दिन में करोड़ों या शायद अरबों रुपए का लेन देन था। और मजे की बात यह है कि चार्ट्स पर जब कोई इसे देखता है तो ये सिर्फ एक लाल रंग का खंबा नजर आता है। हाँ, ज्यादातर लोग बस उस लाल खंबे को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, बिना गहराई में जाए। वही तो,
लेकिन असल में ये बाजार का एक तरह का पैनिक रूम है। ये वो दिन था जब किसी ने पूरी तरह हार मान ली थी और उसी वक्त किसी और ने बहुत बड़ा दाव खेला था। सही बात है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम नुमामा प्लेटफॉर्म से लिए गए इसी चार्ट को डिकोड करने वाले हैं। ये HDFC AMC का डेली चार्ट है जो 2025 के अंत से लेके अप्रैल 2026 तक की कहानी कहता है। और मुझे लगता है कि इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि मतलब ज़्यादातर लोग जब इस तरह के तकनीकी चार्ट्स को देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत जटिल गणितीय फॉर्मूला है। हाँ, वो लाल और हरी रेखाएं देखकर ही डर जाते हैं लोग। बिल्कुल, वो जिगजैग करते हुए बैंड्स, नीचे की तरफ कुछ रहस्यमयी इंडिकेटर्स। लेकिन अगर हम इन नंबरों के पीछे की इंजीनियरिंग को हटा दें तो ये असल में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ये काफी दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, क्योंकि ये चार्ट महज ये नहीं बता रहा कि कीमत क्या थी, ये बता रहा है कि उस खास कीमत पर लोग असल में कैसा महसूस कर रहे थे। उनका डर, उनका लालच और उनका पैनिक, सब कुछ इस पर दर्ज है। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के पहले सीन से शुरू करते हैं, है ना? चार्ट के ऊपरी बाईं ओर कुछ बहुत ही सटीक आंकड़े दर्ज हैं, जैसे ओपन 2701.20, हाई 2723.70, लो 2606 और क्लोज 2683। ओपन, हाई, लो और क्लोज। हाँ, अब जो लोग बाजार को थोड़ा बहुत समझते हैं उन्हें पता है कि ये चार चीजें मिलकर एक दिन की कैंडलस्टिक बनाती हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नंबर नहीं देखना चाहता। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? जरा सोचिए, एक शेयर 2701 पर खुलता है, थोड़ा ऊपर जाकर 2723 तक जाता है और फिर अचानक लुढ़क कर 2606 तक गिर जाता है। मतलब ये दिन के दौरान 117 रुपए से ज्यादा का गोता है। बाप रे, ये तो कोई आम उतार चढ़ाव तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस 117 रुपए के फासले के बीच आखिर हुआ क्या? देखिए, इसे मार्केट की भाषा में हम लिक्विडिटी हंटिंग या ट्रैपिंग कह सकते हैं। लिक्विडिटी हंटिंग मतलब शिकार करना। एक तरह से हाँ। जब दिन की शुरुआत में कीमत 2701 से 2723 तक गई तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा। कई छोटे निवेशकों को लगा होगा कि अरे ये तो ब्रेकआउट है, शेयर ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो उन्होंने उत्साह में आकर खरीदारी शुरू कर दी होगी। बिल्कुल, उन्होंने उस ऊंचाई पर खरीदारी की। इसे हम फोमो कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगता है कि मौका हाथ से छूट जाएगा। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है ना? लेकिन बाजार में जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो संस्थागत निवेशक हैं, वे इसी उत्साह का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें अपने लाखों शेयर बेचने के लिए किसी न किसी खरीदार की जरूरत तो होती ही है। तो मतलब वो 2723 का जो हाई था वो कोई असली तेजी नहीं थी, बल्कि वो एक तरह का चारा था। एक हद तक हाँ। जब बड़े निवेशकों ने अपनी सप्लाई मार्केट में झोंक दी तो कीमत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगी। और जिन बेचारों ने 2720 के आसपास खरीदा था वो अचानक से भारी नुकसान में आ गए। सही कहा। और जैसे जैसे कीमत 2606 के निचले स्तर यानी लो की तरफ बढ़ी, उन छोटे निवेशकों का डर बढ़ता ही गया होगा। कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, जिससे गिरावट और तेज हो गई होगी, है ना? बिल्कुल। और दिन के अंत में जब शेयर 2663 पर बंद हुआ तो इसका मतलब है कि निचले स्तरों पर कुछ नए खरीदार आए जिन्होंने कीमत को थोड़ा सहारा दिया। पता है, इस पूरे घटनाक्रम को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक दिन के युद्ध की कोई लाइव रिपोर्ट है। युद्ध की रिपोर्ट? हाँ। वो कैसे? मतलब सुबह एक फौज ने हमला किया और एक चोटी पर कब्जा कर लिया जो कि हमारा हाई है, लेकिन फिर दूसरी फौज ने पलटवार किया और उन्हें खदेड़ते हुए खाई में धकेल दिया जो हमारा लो है। अच्छा, ये एनालॉजी काफी सटीक है। हाँ। और शाम होते होते दोनों फौजों ने बीच के किसी इलाके में समझौता कर लिया जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है। चार्ट पर जो लंबी ऊपरी और निचली परछाइयां या जिन्हें हम विक्स कहते हैं दिखती हैं, वो असल में वो सीमाएं हैं जहां तक दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को धकेलने की कोशिश की थी। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। और वो जो विक्स होती हैं वो सिर्फ परछाइयां नहीं हैं। तो वो क्या है? वो उन लोगों के छोड़े हुए निशान है जो उस दिन गलत दिशा में फंस गए थे। एक लंबी ऊपरी विक का सीधा सा मतलब है कि वहां ऊपर बहुत सारे खरीदार अब फंसे हुए हैं और नुकसान झेल रहे हैं। मतलब हर कैंडल इस बात का पुख्ता सबूत है कि उस दिन बाजार में किसका पड़ा भारी था और किसने हार मानी। 100%। लेकिन यार, कोई भी युद्ध सिर्फ एक दिन की लड़ाई से तो नहीं जीता जाता ना। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखें
तो हमें पिछले 4 महीनों का पूरा ट्रेंड दिखाई देता है। हाँ, बड़ी तस्वीर देखना हमेशा जरूरी होता है। और जब मैं इस पूरी तस्वीर को देखता हूँ तो कीमत की कैंडल्स हवा में नहीं तैर रही हैं, वो 3 प्रमुख रेखाओं के बीच में चल रही हैं। बीच में एक लाल रेखा है और उसके ऊपर नीचे 2 हरी लहरदार रेखाएं हैं। आमतौर पर इन्हें वॉलेटिलिटी बैंड्स कहा जाता है। सही। और दाईं तरफ कीमतों का पैमाना 2194 से लेकर 2837 तक जाता है। चार्ट साहब बता रहे हैं कि फरवरी की शुरुआत में ये शेयर अपने उच्चतम स्तर पर था, लगभग 2837 के करीब। हाँ। और वो ऊपरी हरी रेखा को लगभग छू रहा था। बिल्कुल। तो उस वक्त माहौल कैसा रहा होगा? वो समय था जब बाजार में इस शेयर को लेकर एक अंधी तेजी थी। मतलब जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है या उसके बाहर निकल जाती है तो इसका मतलब है कि बाजार अपनी सामान्य गति से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा है। अच्छा, तो क्या इसे एक खतरे की घंटी समझना चाहिए? एक तरह से हाँ, वो एक ओवर एक्सटेंडेड स्थिति होती है। लेकिन मुश्किल यह है कि उस वक्त लोगों को लगता है कि यह शेयर बस अब ऊपर ही जाता रहेगा। पर जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चला। फरवरी के बाद एक बहुत ही आक्रामक गिरावट का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, और ये गिरावट मार्च के मध्य तक खिंची। हाँ, लगभग 16 मार्च तक। मतलब लाल कैंडल्स की एक झड़ी सी लगी हुई है। और इस दौरान शेयर की कीमत ने 2341 के स्तर के आसपास उस नीचे वाली हरी रेखा को जाकर टकराया। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था। अब यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। मतलब आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये जो बैंड्स होते हैं ये एक रबर बैंड की तरह काम करते हैं। रबर बैंड की तरह? हाँ, कि मतलब कीमत जब निचली रेखा तक पहुंचती है तो रबर बैंड पूरी तरह खिंच जाता है और फिर झटके से वापस ऊपर उछलता है। हाँ। क्या बाजार के काम करने का ये इतना ही सीधा और आसान तरीका है? ये रबर बैंड वाली एनालॉजी बाजार में बहुत मशहूर है। इसे तकनीकी भाषा में मीन रिवर्जन कहा जाता है, यानी अपनी औसत स्थिति की तरफ वापस लौटना। तो क्या ये हमेशा काम करता है? नहीं, ये बात इतनी सीधी नहीं है। कोई भी गणितीय बैंड अपने आप में कोई जादुई दीवार नहीं है कि कीमत बस वहां टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी। वही तो। हाँ। बाजार में कोई गुरुत्वाकर्षण थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही। मेरा मतलब है अगर कोई कंपनी सच में डूब रही हो, हाँ। उसके फंडामेंटल्स पूरी तरह खराब हो गए हों, तो रबर बैंड भी तो टूट सकता है ना। हाँ। कीमत उस निचली हरी रेखा को चीरते हुए और भी तो नीचे जा सकती है। हाँ, ऐसा कई बार होता है। तो फिर हम कैसे मान लें कि 2341 पर आने के बाद ये सिर्फ मीन रिवर्जन के कारण ही उछलेगा? ये बहुत ही उम्दा सवाल है। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग तकनीकी चार्ट्स को पढ़ने में गलती कर बैठते हैं। अच्छा, क्या गलती करते हैं? वे बैंड को एक पक्की जमीन मान लेते हैं, लेकिन असल में होता यह है कि जब कीमत इतनी तेजी से गिरते हुए 2341 तक पहुंचती है और रबर बैंड बहुत ज्यादा खिंच चुका होता है, तो बाजार में एक ढांचागत बदलाव आता है। ढांचागत बदलाव मतलब एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट? बिल्कुल। जो लोग डर के मारे अपना शेयर बेचना चाहते थे, उनमें से ज्यादातर लोग उस बिंदु तक आते आते बेच चुके होते हैं। बाजार में जो सप्लाई है वो सूखने लगती है। मतलब बेचने वाले ही खत्म हो जाते हैं? लगभग खत्म हो जाते हैं। और ठीक उसी समय जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और जो हमेशा सही वैल्यू की तलाश में रहते हैं, उनका ध्यान इस पर जाता है। तो उन्हें लगता है कि ये एक अच्छी डील है। हाँ, उन्हें लगता है कि अरे इस कंपनी के फंडामेंटल्स तो अभी भी ठीक है और ये अपने ऊपरी स्तर से लगभग 500 रुपए सस्ती मिल रही है। तब वो एंट्री मारते हैं। सही कहा। तब वे खरीदारी शुरू करते हैं और उनके पास इतनी ताकत होती है कि वे उस गिरते हुए बाजार को रोक सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि रबर बैंड खुद कीमत को वापस नहीं खींचता? बिल्कुल नहीं। बल्कि उस एक्सट्रीम लेवल पर इंसानी बर्ताव बदल जाता है, जिससे कीमत वापस बीच वाली लाल रेखा की तरफ मुड़ने लगती है। एकदम सटीक विश्लेषण। यार, ये एक बहुत ही जरूरी बारीकी है। बैंड खुद कुछ नहीं कर रहा, वो बस हमें ये दिखा रहा है कि अब बाजार उस जगह पहुंच गया है जहां से बड़े खिलाड़ियों को ये सौदा आकर्षक लगने लगेगा। और हम चार्ट पर देख भी सकते हैं कि अप्रैल में इसने वाकई वापसी की है। हाँ, अब ये फिर से 2663 के स्तर पर आ गया है। लेकिन रुको, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये सिर्फ सप्लाई के खत्म होने की बात है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस गिरावट में सच में दम टूट गया था? ये एक अच्छा पॉइंट है। मेरा मतलब है चार्ट पर तो कोई लाल बत्ती जलकर नहीं बताती ना कि बस अब और गिरावट नहीं होगी। क्या इस उछाल में सच में ताकत है या ये सिर्फ एक छलावा है, एक ट्रैप है? इस बात की पक्की पुष्टि करने के लिए हमें अपना ध्यान कीमत से हटाकर चार्ट के निचले हिस्से पर ले जाना होगा। अच्छा, इंडिकेटर्स की तरफ। हाँ, क्योंकि किसी भी चार्ट में सिर्फ कीमत को देखना कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा जानने जैसा है।
उस कीमत के पीछे कितनी ऊर्जा या ताकत है, ये जानने के लिए हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स की जरूरत होती है। तो इस चार्ट में सबसे नीचे मुझे दो चीजें दिख रही हैं। एक है RSI की सफेद रेखा और उसके साथ है वॉल्यूम का बार चार्ट। बिल्कुल। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह अनिवार्य रूप से बाजार की स्पीड या गति को मापता है। तो अगर हम उसी मार्च के मध्य वाले हिस्से को देखें, जहां कीमत नीचे वाली हरी रेखा से टकरा रही थी, तो ये RSI रेखा क्या कर रही थी उस वक्त? अगर आप चार्ट के नीचे ध्यान से देखेंगे तो मार्च के मध्य में जब कीमत अपने 2341 के निचले स्तर पर थी, तब ये RSI रेखा गोता लगाकर 26 के बेहद निचले स्तर तक पहुंच गई थी। 26? ये तो काफी नीचे हैं। हाँ, बाजार की भाषा में 30 के नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है। ओवरसोल्ड जोन मतलब जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हाल के दिनों में बिकवाली इतनी ज्यादा आक्रामक रही है कि अब बेचने वालों की गति थक चुकी है, उनका मोमेंटम खत्म हो रहा है। अब यहाँ एक बात है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि अगर RSI 26 पे जाने का मतलब खरीदो, तो फिर तो ये बहुत आसान है। आसान कैसे? मतलब एक सिंपल सा रूल बना लो, RSI 30 के नीचे जाए तो खरीद लो और 70 के ऊपर जाए तो बेच दो। अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई इसी तरह अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसमें कोई तो कैच होगा ना। अरे, इसमें बहुत बड़ा कैच है। एक मशहूर कहावत है कि मार्केट्स कैन रिमेन इलॉजिकल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। मतलब बाजार आपके दिवालिया होने तक तर्कहीन रह सकता है। बिल्कुल। कोई शेयर ओवरसोल्ड जोन में रहकर भी महीनों तक और नीचे गिरता रह सकता है। बाप रे। हाँ, RSI 26 पर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको तुरंत जाकर खरीदना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वजन अब एक तरफ बहुत ज्यादा झुक गया है। तो फिर असली कंफर्मेशन कैसे मिलती है? असली कंफर्मेशन तब मिलती है जब मोमेंटम की दिशा बदलती है। और अगर आप अप्रैल की तरफ देखें तो ये सफेद रेखा 50 के जादुई स्तर को पार करके मजबूती से ऊपर की ओर इशारा कर रही है। अच्छा, तो 50 का लेवल पार करना जरूरी है। हाँ, 50 के ऊपर जाना ये दर्शाता है कि अब पलड़ा सच में खरीदारों के पक्ष में आ गया है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। तो ये तो हुई मोमेंटम की बात, लेकिन अब उस चीज पर आते हैं जो इस पूरे चार्ट में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चीख कर कुछ कहना चाह रही है। आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। चार्ट के एकदम नीचे दिया गया वॉल्यूम का पैनल। यहाँ दाईं तरफ 3 लाख से लेकर 31 लाख तक का पैमाना दिया गया है। पता है, इसे देखकर मुझे अचानक से एक बात सूझी। क्या? मान लो कि ये जो कीमत का ऊपर नीचे होना है, ये एक गाना है, तो नीचे जो वॉल्यूम के बार्स हैं वो उस गाने का स्पीकर या वॉल्यूम नॉब है ना? ये एक बहुत ही विजुअल तरीका है इसे सोचने का। मुझे पसंद आया। ये स्पीकर वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है यहाँ? देखिए, अगर कीमत बढ़ या घट रही है लेकिन वॉल्यूम का बार छोटा है, तो मतलब बाजार वो गाना बहुत धीमी आवाज में गुनगुना रहा है। मतलब उसमें ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा लोग उसे सुन ही नहीं रहे। लेकिन जरा आप मार्च के अंत में देखिए, 24 मार्च के आसपास। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा लाल बार है। विशाल लाल बार, जो सीधा 31 लाख की संख्या को छू रहा है। चार्ट में बाकी सभी बार्स इसके सामने बिल्कुल बौने लग रहे हैं। वो सच में एक बहुत बड़ा स्पाइक है। मेरी नजर में वो 31 लाख का लाल बार सिर्फ एक बिकवाली का दिन नहीं था, वो बाजार की एक चीख थी। एक ऐसा पल जब गाना फुल वॉल्यूम पर बज रहा था और कान के पर्दे फाड़ रहा था। और उस चीख को बाजार की तकनीकी भाषा में कैपिचुलेशन या आत्मसमर्पण कहा जाता है। कैपिचुलेशन, ये भारी भरकम शब्द है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल, ये चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, जब कीमत हफ्तों से गिर रही होती है तो एक आम निवेशक उसे होल्ड करके रखता है। हाँ, उसे उम्मीद होती है कि कल शेयर वापस ऊपर जाएगा। सही। लेकिन जब नुकसान बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, दर्द एक सीमा पार कर जाता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब बाजार में भयंकर पैनिक फैलता है। मतलब लोग हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं मुझे कीमत से मतलब नहीं है, बस मुझे किसी तरह इस शेयर से बाहर निकालो। और वे जो भी मार्केट प्राइस मिल रहा होता है उस पर सब कुछ बेच देते हैं। तो ये जो 31 लाख का वॉल्यूम था, वो उसी पैनिक सेलिंग का नतीजा था। हाँ, लेकिन इसमें एक दूसरा और ज्यादा अहम पहलू भी है। वो क्या? सोचिए, अगर 31 लाख शेयर बेचे गए तो किसी ने तो उन्हें खरीदा होगा ना? अरे हाँ,
हर बिकवाली के पीछे खरीदार तो होता ही है। बिल्कुल। जब छोटे निवेशक घबराकर अपने शेयर फेंक रहे होते हैं, तो वही बड़े संस्थागत निवेशक, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, अपने विशाल फंड्स के साथ चुपचाप खड़े रहते हैं। और वो सारी सप्लाई को सस्ते में सोख लेते हैं। एकदम सही। वो 31 लाख का विशाल वॉल्यूम इसी बात का पक्का सबूत है कि उस दिन कमजोर हाथों से निकलकर शेयर उन मजबूत हाथों में चले गए, जिन्हें पता था कि कीमत अब अपने सबसे निचले स्तर पर है। यार ये बात सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाली है ना? मतलब वो जो भारी बिकवाली थी वो ट्रेंड के खत्म होने की वजह नहीं थी, बल्कि वो एक तरह का क्लाइमैक्स था। उस क्लाइमैक्स के बाद बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़े आप। और मजे की बात देखिए, बाजार की इस चीख के तुरंत बाद ही माहौल पूरी तरह बदल गया और अप्रैल की रिकवरी शुरू हो गई। हाँ, और अब आप देख सकते हैं कि सारे टुकड़े कैसे एक साथ जुड़ते हैं। चलिए एक बार सबको मिलाकर देखते हैं। देखिए, हमारे पास 2341 पर पहुंचा हुआ कीमत का रबर बैंड है। सही। हमारे पास RSI है जो 26 पर जाकर ये बता रहा था कि मोमेंटम थक चुका है। हाँ, ओवरसोल्ड जोन। और हमारे पास वॉल्यूम की वो 31 लाख वाली चीख है जो बता रही है कि कमजोर निवेशकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तब एक असली रिवर्सल यानी बाजार का रुख पलटने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यही कारण है कि आज अप्रैल के मध्य में कीमत फिर से उस बीच वाली लाल रेखा को पार कर चुकी है। RSI भी 50 के ऊपर है। बिल्कुल। और शेयर 2663.50 पर मजबूती से खड़ा है। ये वाकई अद्भुत है। मतलब जब हमने इस HDFC AMC के चार्ट को देखना शुरू किया था तो ये सिर्फ लाल और हरी रेखाओं का एक डरावना और जटिल जाल लग रहा था। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है शुरुआत में। हाँ, लेकिन अब जब हम इसे डिकोड कर चुके हैं तो ये इंसानी भावनाओं का एक पूरा थिएटर नजर आता है। एक बहुत ही सजीव थिएटर। इसमें फरवरी के उस ऊंचे स्तर का घमंड और आत्मविश्वास दर्ज है। फिर इसमें मार्च की वो घबराहट और पैनिक सेलिंग दर्ज है, जिसकी गवाही 31 लाख का वॉल्यूम देता है। और अंत में अप्रैल की वो उम्मीद भरी वापसी दर्ज है, जो ठंडे दिमाग से लिए गए फैसलों का नतीजा है। और यही वजह है कि वित्तीय बाजारों में चार्ट्स को पढ़ना इतना जरूरी माना जाता है। यह आपको शोर के बीच एक स्पष्ट दिशा देखने में मदद करता है। ये बात तो है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि क्या खरीदना है, लेकिन तकनीकी विश्लेषण आपको ये बताता है कि कब खरीदना है और बड़े खिलाड़ियों का पैसा असल में किस तरफ बह रहा है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। जब हम इस चार्ट में दर्ज पुराने डेटा को इतनी बारीकी से डिकोड करते हैं और उसमें पैटर्न ढूंढते हैं, तो क्या तकनीकी विश्लेषण वाकई भविष्य की भविष्यवाणी करने का कोई जादुई तरीका है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या ऐसा तो नहीं कि ये कोई भविष्यवाणी है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ हमारे यानी हम इंसानों के सामूहिक डर और लालच का एक ऐसा विजुअल रिकॉर्ड है जो बाजार के इतिहास में खुद को बार बार एक ही तरह से दोहराता रहता है। क्योंकि भावनाएं तो हमेशा वही रहती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंसान का मनोविज्ञान सदियों से नहीं बदला है। तो जो भी लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, उस पर जरूर सोचिएगा।